गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, चैप्टर 4 हमारा एनसीईआरटी का, ठीक है, 10 सीबीएसई के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 लिया है ये कल का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, जो कि टाइम कम होने की वजह से नहीं हो पाया था। एक्चुअल में ऑलरेडी वीडियो की लेंथ 45 मिनट हो गई थी, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यही लिया है। सेकेंड थिंग, कल मैंने ट्रेन वाला क्वेश्चन कराया था, तो कुछ बच्चों को ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने आज ट्रेन के ही क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपका स्पीड डिस्टेंस वाला जो ट्रेन वाले क्वेश्चन में एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी ले चुका हूँ ट्रेन के, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करूँगा ट्रेन वाला ही लेके आऊँ, अदरवाइज़ नेक्स्ट लैंग्वेज क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, ताकि लैंग्वेज क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आए। एक चीज़ और मैंने सोचा है अभी इसके बाद में कि जैसे कि एक बार प्रीवियस ईयर कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर के, तो इसी चैप्टर के में आपको जो कंसेप्ट है, जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वैसे तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वाला कराऊंगा। रीज़न ये है कि जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac, उसका डेरिवेशन जो है क्वाड्रेट उसके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही होता है। हालांकि कभी आया नहीं है डेरिवेशन करने के लिए एग्जाम में अभी तक कि आप ड्राइव करके बताओ फार्मूले को, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं, आ सकता है कभी भी, ठीक है, और हमें पता भी होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए। तो हमारे बुक और एक चीज़ और है कि इस बार आपका सिलेबस को 30% कम किया गया है, लेकिन अभी मैं उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप एक बार पूरा अच्छे से पढ़ो डिटेल में, क्योंकि नॉलेज तो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जब सीरीज़ चलाएंगे, टेस्ट सीरीज़ कराएंगे इस चीज़ की, एग्जाम से पहले प्रिपरेशन होगी, उस टेस्ट सीरीज़ में हम फिर जो रिवाइज सिलेबस होके आया उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन अभी तो मैं आपको पूरा कराऊंगा, ठीक है। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p + 1x²। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है बोर्ड पे लाइट की वजह से, मैं ट्राई करूँगा कि कुछ टाइम में ये सही हो जाए, लेकिन मैं एक बार रीड कर देता हूँ। इस पार्ट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, मेनली रिफ्लेक्शन इसी पार्ट में। रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p + 1x² - 7p + 2x + 7p - 3 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो क्वेश्चन मतलब इतनी बड़ी इक्वेशन को इस तरह से इक्वेशन देख के डरना नहीं है, आप तो सिंपल ध्यान दो कि लॉजिक कौन सा लगने वाला है, इक्वल रूट्स, ख़त्म। इक्वल रूट्स मीन b² - 4ac = 0, तो हो गया हमारा काम। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो गिवन इक्वेशन है हमारी 2p + 1 × x² - 7p + 2 × x + 7p - 3 = 0, ठीक है। सिंपल चीज़ हमें क्या करना होता है, कंपेयर दिस विद ax² + bx + c = 0। मैं बोल भी रहा हूँ, इनकेस अगर रिफ्लेक्शन आ भी जाता है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको रिमूव करने का, लाइट का अलग अलग कॉम्बिनेशन करके। इनकेस आ जाता है रिफ्लेक्शन तो मैं बोल रहा हूँ, उससे एक बार कर लीजिए, थोड़े दिन की बात है, फिर मैं सही कर दूँगा सब, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो गई। यहाँ से आप मुझे बताओ a की वैल्यू क्या आई। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² 2p + 1, b की वैल्यू क्या है। देखो कभी भी जब बड़ी टाइप में इक्वेशन लिखे ना, तो a b से सेपरेटली लिख लिया करो। क्यों? क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करने लगते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं इस चीज़ को, ये b² - 4ac कंडीशन में पुट करेंगे, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है लिखने में। तो सबसे सेफ है कि आप एक बार लिख लीजिए इनको, ठीक है। b क्या हो गया, माइनस साइन लेना है, 7p + 2, एंड यहाँ से c क्या हो गया, 7p - 3, ठीक है। ये हमने a b c क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। अब उस हमें कि गिवन क्या है, गिवन ये है कि रूट्स आर इक्वल, दैट मीन्स b² - 4ac = 0। दिस इज गिवन कंडीशन, राइट। अब आपको क्या करना है, वैल्यू उठा के रखनी है, b² यानी -7p + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया -7p + 2 का होल स्क्वायर -4 × a मीन्स 2p + 1, और c मीन्स हो गया आपका 7p - 3 = 0, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड वैल्यू ऑफ p। तो पहला टारगेट होना चाहिए p की वैल्यू, और ऑब्वियसली हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें सिंगल वेरिएबल p दिख रहा है, तो p की वैल्यू फाइंड होके आएगी, राइट। तो देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये माइंड में सोच लो इसको, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस हो गया। उसके बाद मुझे 7p + 2 का होल स्क्वायर करना है, 7p + 2 का होल स्क्वायर। तो वो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 p² + 2 का स्क्वायर 4 + 2 × 7 × 2, 2 × 4 7 × 28 p
उसके बाद में -4 को बाहर रहने देते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा के। तो जो 2p है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 2p को 7p से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 जा 14p स्क्वायर, 2p को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 3 जा 6p, +1 को 7p से किया तो प्लस का 7p, और +1 को -3 से किया तो माइनस का 3 = 0। ठीक है, ये हमारी कंडीशन चल रही है अभी तक। एक बार और इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, फिर काटापीटी करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये हो गया 49p स्क्वायर प्लस 28p, पहले 28p को रख रहा हूँ, ठीक है, फिर हो गया 4, उसके बाद ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस होगा, 4 और 14, 14 4 जा 56p स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, 4 6 जा 24p। चाहे तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। इन दोनों के बारे में सोचो ज़रा, ये -6p है प्लस 7p है, -6p और 7p मिलके प्लस का 1p बचेगा, क्योंकि 7 - 6 1 होता है। और जब प्लस का 1p बचेगा, वो प्लस 1p जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4p बन जाएगा। मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ, ये बचा आपका प्लस का p, 7p - 6p क्या बचा प्लस p, और जब प्लस p को -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4p आ गया। क्यों 2 बार लिखें, ठीक है। और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, 4 3 जा 12 = 0। तो कुछ चीज़ें आप शॉर्ट में कर सकते हो यहाँ से, राइट। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 49p स्क्वायर और माइनस का 56p स्क्वायर है, राइट। तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, और कितना बचेगा 7p स्क्वायर। उसके बाद में 28p में से 4p चला गया तो क्या बचा, प्लस का 24p। उसके बाद में 4 और 12 मिलके बन गया 16 और = 0। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर लिखता हूँ इक्वेशन को, और एक काम करता हूँ, मुझे ना p स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, तो मैं एक काम करता हूँ, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो चाहे लिख दो, और नहीं लिखो तो बिना लिखे काम चल जाता है कि मैं पूरी इक्वेशन उठा उधर लेके चला जाऊँगा। तो देखो 7p स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 24p नेगेटिव हो जाएगा, और 16 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई -1, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम नहीं भी लिखें तब भी हमारा काम चल जाएगा। एक्सक्यूज़ मी, हाँ जी, तो नहीं लिखे तब भी काम चल जाएगा। आप इसको उठा के उधर लेके जाओ पॉजिटिव, इसको उधर ले जाओ नेगेटिव, इसको उधर ले जाओ नेगेटिव, और 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी करके लिख सकते हो, इसको नोट कर लीजिए। तो बेसिक टेंडेंसी ये होती है कि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव मिल जाए, थोड़ा अच्छा लगता है करने में। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया 7p स्क्वायर, ये हो गया नेगेटिव 24p, ये हो गया नेगेटिव माइनस का 16 = 0, राइट। अब मुझे बताओ कैसे करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो इसको स्प्लिट करने में 2 टर्म ऐसी आएगी जिनका प्रोडक्ट करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 7 × 16, 7 × 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं। 7 और 4 को कंबाइन कर लो, 4 अलग, यानी कि 28 और 4 बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7p स्क्वायर माइनस का 28p प्लस का 4p और -16 = 0। क्लियर, चेक कर लो इसको, -28 + 4 मिलके -24 बनता है। मल्टीप्लाई करने पे तो आना ही आना है, हमने फैक्टर करके किया है। अब यहाँ से आप 7p कॉमन लो तो p - 4 बचा, प्लस यहाँ से आप 4 कॉमन लो तो p - 4 बचा = 0। p - 4 सेम आ रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं। ये कुछ चेक करने की चीज़ें हैं। ठीक है, p - 4 कॉमन लिया तो यहाँ से 7p बचा और यहाँ से 4 बचा = 0। जब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो p = 4 आ जाएगा, और जब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से 7p = -4 होगा। चलो मैं पूरा डिटेल में लिख ही देता हूँ, कुछ बच्चों को क्या कन्फ्यूजन हो जाता है। धीरे धीरे करके बेटा अपने स्किल को इम्प्रूव कर लेना, ये नीचे वाला पार्ट नोट कर लेना बेपोज करके। ठीक है, एक्चुअल में कह क्या रहा हूँ आपको कि जब आपने p - 4 को 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से p = 4 आ गया। ठीक है, और जब आपने 7p + 4 = 0 पुट किया तो यहाँ से 7p = -4 आया और p = -4/7 आ गया आपका। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब सुनो, जो आपकी p की वैल्यू निकल के आई है, इन p की दोनों वैल्यू के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। क्या, क्वेश्चन तो हमने पूरा पढ़ा नहीं है,
फाइंड वैल्यू ऑफ पी, दीज टू आर वैल्यू ऑफ पी, नेगेटिव हो सकती है पी की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स, ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इन वैल्यू को ऊपर लिख रहा हूँ कि हमारा p इक्वल टू 4 आया और p इक्वल टू माइनस का 4/7। अब मुझे बताओ आगे क्वेश्चन को, इसको नोट कर लेना बेटा एक बार पॉज करके, मैं आगे का बताता हूँ फिर, ठीक है। अभी हमारा हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है कि फाइंड वैल्यू ऑफ p इफ़ रूट्स आर इक्वल, ठीक है। अभी हमारा इस क्वेश्चन का 1 मिनट ये वाला पोर्शन बाकी है, ओके। और ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं, राइट, इसको नोट कर लीजिए एक बार। हाँ जी, अब आपके माइंड में आएगा सर आगे करना क्या है, क्या करना है। क्वेश्चन के अंदर हमने कर दिया पी की वैल्यू, अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए। अब क्वेश्चन मेरे पास सिंपल सा ये है कि फाइंड रूट्स, रूट्स किसके फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन के। इक्वेशन गिवन है 2p + 1x², ऐसे करके आप कहो सर इसका रूट कैसे निकालें, पी की वैल्यू तो पता ही नहीं है, पी की वैल्यू निकाली ना हमने अभी। तो हमारा काम अब क्या है, जो पी की वैल्यू निकल के आई है वो वैल्यू को इक्वेशन में रखना है, एक अच्छी खासी इक्वेशन बन जाएगी और उसके रूट्स निकाल देंगे। तो देखो पी की वैल्यू भी दो हैं, दोनों के लिए करना है। तो इफ़ p इक्वल टू 4, इफ़ p इक्वल टू 4, सो इक्वेशन क्या बन के आई, 2p + 1, 2 × 4 + 1 x² माइनस 7 × 4, 7p है ना, +2 × x प्लस 7 × p मीन्स 4 -3 = 0। तो आपका हो गया 4 × 2 = 8 + 1 9, तो 9x²। उसके बाद में 7 × 4 = 28, 28 + 2 30 -30x, और ये हो जाएगा 28 - 3, ठीक है। ये निकल के आने वाला है, ठीक है। अब इसके रूट्स बताओ कैसे निकालोगे, तो इसके रूट्स निकाल लो, साइड में क्या प्रॉब्लम आ रही है। मल्टीप्लाई करने पे 9 × 25 आना चाहिए, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, 25 को 5 × 5 लिखा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओ, 30 बन जाए, बन गया ना। 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15, 15 15 ले लो। तो 9x² - 15x + 25 = 0, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 3x कॉमन लिया तो 3 बचा और x बचा, माइनस 3 कॉमन लिया तो 5 बच गया, क्योंकि डिवाइड होता है कॉमन का मतलब, ठीक है। 15x को 3x से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, ठीक है। 5 × 3 = तो 3x हो गया और +5, सॉरी माइनस 3x - 5, माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाता है अंदर वाले का, ठीक है, = 0, दोनों सेम है, ठीक है। तो 3x - 5 और 3x - 5 = 0। अगर इस 3x - 5 को आपने = 0 पुट किया तो यहाँ से 3x = 5 आएगा और x = 5/3। सिमिलरली यहाँ भी 0 पुट करने पे क्या आ जाएगा, x = 5/3। यानी सिंपल चीज़ है, व्हेन p = 4 तो इस इक्वेशन के जो भी इक्वेशन है इसके रूट्स क्या निकलेंगे, 5/3, 5/3। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसका मतलब इस कंडीशन के साथ में, तो इफ़ p = 4 रूट्स आर 5/3 एंड 5/3। अब आप देखो इक्वल आए हैं, इक्वल तो आने ही आने हैं। क्यों आने हैं इक्वल, ऑलरेडी गिवन है कि p की वैल्यू के लिए रूट्स इक्वल है, तो रूट तो इक्वल आएंगे ही आएंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी रूट है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसको नोट करो। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमारे p की एक वैल्यू बाकी है, -4/7 बाकी है। तो इसको नोट कीजिए पॉज करके, बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ को, अभी तो देखो मैं आपको बोलते बोलते समझा के कर रहा हूँ, तो 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट भी हो सकता है, 12 मिनट भी लग सकते हैं समझाने में, लेकिन जब करोगे कंटिन्यूसली के अंदर प्रैक्टिस के बाद में, तो 4 मिनट का क्वेश्चन 8 मिनट से पहले हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको कि सर इतना टाइम लगेगा तो पेपर कैसे होगा। मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूँगा आपको प्रैक्टिस चीज़ की कि आप मान के चलना कि आपका जो पेपर 180 मिनट का होता है वो आपका 150 मिनट 160 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के 20 मिनट आपके बचेंगे चेकिंग के लिए। हाँ जी, अब क्या बाकी है हमारा, इफ़ p = -4/7, ये वैल्यू भी तो आई है p की। भाई क्वेश्चन का नेचर समझ में आ रहा है, रटना नहीं। देखो क्या था हमारा क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू p फॉर विच रूट्स आर इक्वल। हमने p की 2 वैल्यू निकाली,
फिर क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड इट्स रूट। ठीक है, p की वैल्यू 4 रखने पे जो इक्वेशन बनी उसके हमने रूट्स निकाल दिए। अब p की वैल्यू -4/7 रखने पे जो वैल्यू इक्वेशन बनेगी उसके भी रूट्स निकाल देंगे। कत कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, p = -4/7, इसका मतलब जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, 2 मल्टीप्लाई p मतलब -4/7 + 1 × x²। ठीक है, माइनस का ध्यान अच्छे से रखना रखते टाइम। उसके बाद माइनस का साइन लग रहा है, 7 मल्टीप्लाई p मीन्स -4/7 और +2x प्लस 7 × 7p है, इसका मतलब हाँ जी प्लस का साइन लग रहा है, प्लस 7p, 7 मल्टीप्लाई -4/7 और उसके बाद में आपका है माइनस का 3 = 0। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ये आएगा माइनस का 4 × 2 = 8, माइनस का 8/7 और +1 x²। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन बैठा, ब्रैकेट के बाहर ही रहने दो। अभी ब्रैकेट खोलने की गलती मत करना, वरना प्लस माइनस की गड़बड़ करोगे। अब ब्रैकेट के अंदर देखो, माइनस का 4 बचा, 7 कट चुका है, -4 और +2 क्या होता है, -2x। ऐसे ही बाहर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा रहने दो इसको। ठीक है, अंदर ब्रैकेट की बात करते हैं। -4 और -3 मिलके बनता है -7 = 0। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे ताकि साइन की गड़बड़ ना हो, और इसको भी सोल्व कर लेते हैं। अब बताओ, जब एलसीएम लोगे इसका तो 7 तो एलसीएम आएगा, यहाँ बचेगा -8, यहाँ बचेगा, लिख देता हूँ एक बार, एक स्टेप फालतू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन यहाँ हो जाएगा -8 और यहाँ हो जाएगा 7 × x² और माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस -7 = 0। ये बना माइनस का 1/7, तो माइनस का 1/7 x² प्लस 2x -7 = 0। अब पूरे का 7 एलसीएम ले लो। इक्वेशन इस फॉर्म में थोड़ी ना अच्छी लगती है हमें। ठीक है, तो पूरे के क्या करना है हमें, 7 एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ से, तो इसके अपोन में 1 है, इसके अपोन में 1 है। 7 एलसीएम लेने पे हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी माइनस का x²। 7 को 7 डिवाइड किया 1 आएगा, माइनस x² प्लस 7 को 1 से डिवाइड किया 7 और 2 = 14x। 7 को 1 से डिवाइड किया 7 और 7 7 = 49 = 0। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 7 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बताता हूँ। ये p = -4/7 के लिए चल रहा है। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लिया करो। हाँ जी, तो हमारी इक्वेशन बन गई, वो बन गई माइनस का x² प्लस का 14x और माइनस का 49 = 0। क्या मैं दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? मेरी मर्जी है, क्योंकि हमें पता है कि मेरे को ये माइनस अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये टर्म अच्छी होनी चाहिए, फर्स्ट वाली टर्म अच्छी होनी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है देखने के बाद में। ठीक है, तो अपोन में है नहीं चलेगा, माइनस लग रहा है नहीं चलेगा, तो मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया। और हमें पता है कि इक्वेशन में दोनों साइड में हम सेम काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर इसी चीज़ को दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इसको उठा के उधर लेके चले जाओ, तो -x² उधर जाएगा, प्लस का x² बनेगा, ये माइनस का 14x बनेगा, ये प्लस का 49 बनेगा और इधर 0 आ जाएगा। राइट, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, x² पॉजिटिव बना दिया, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 0 रहेगा। ठीक है, अब तो हो गया हमारा काम, सिंपल सी इक्वेशन बन गई। बनी नहीं बनी? ये क्या हो गया, 49 को हम ब्रेक कर सकते, 7 और 7 में लिख देंगे 7 7, तो x² -7x प्लस 49 = 0। ठीक है, देखो -7 मिलकर -14 बन रहा है और 7 7 से 49 बन रहा है। x कॉमन लो तो x -7, -7 कॉमन लो, x -7 = 0। x -7 सेम आ रहा है, ले लो कॉमन, यहाँ से x बच गया, यहाँ से -7 बच गया = 0। इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x -7 = 0 पुट किया तो x = 7 आया। सिमिलरली इसको भी जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो x = 7 आएगा। इसका मतलब कि इफ़ p = -4/7 तो हमारे रूट्स क्या हैं, 7,7 इक्वल तो आने ही हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इक्वल रूट्स हैं। आई होप आपको क्वेश्चन का नेचर समझ में आया होगा। ठीक है, लंबा हो गया क्वेश्चन समझाने के लिए, लेकिन आई थिंक आपको नेचर समझ में आ गया होगा कि हमें वैल्यू फाइंड करनी पहले p की, उस p की वैल्यू को इक्वेशन में रखना है, वहाँ से इक्वेशन अलग अलग इक्वेशन बनेगी 2 वैल्यू के लिए और इस तरीके से। ठीक है, प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की अच्छे से कि हम 7 to 8 मिनट में कर देंगे वाला क्वेश्चन। ओके, नोट कर लो, पॉज करके मैं इरेज कर देता हूँ।
देखो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको समझाना मेरा काम है। जब तक मुझे फील नहीं होगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, तब तक मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस पता लग गई, 300 किलोमीटर लिख लो डिस्टेंस, फिर क्वेश्चन भी समझाऊंगा कर क्या रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू 300 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखते हैं इसका स्पीड मेंशन किया क्या। इफ़ स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर, यानी स्पीड मेंशन नहीं की है तो अज्यूम कर लो। तो लेट स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि इफ़ स्पीड इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर इट टेक 2 आवर लेस इन द जर्नी, फाइंड ओरिजिनल स्पीड। कल जैसा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, यानी दो केस बन रहे हैं। एक तो नॉर्मल स्पीड से चल रही है ट्रेन, ठीक है, डिस्टेंस 300 किलोमीटर कर रही है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फाइंड दी ओरिजिनल इन द लेस इन दी जर्नी, यानी सेम जर्नी की बात चल रही है, ठीक है। यानी एक जगह दूसरी जगह जाना है उसको, कुछ 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, कुछ स्पीड है उसकी जा रही है। अगर स्पीड को इंक्रीज़ कर दें तो 2 आवर कम लगते हैं इस चीज़ के अंदर। तो बताओ ओरिजिनल स्पीड क्या थी, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल केस और एक स्पीड इंक्रीज़ करने वाला केस। तो आप मुझे बताओ, ये जो केस 1 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, और ये हो गया केस 2। इस केस 2 में डिस्टेंस कितना होगा? बोलो बोलो भाई, अपने मन में बोलो फटाफट से, डिस्टेंस कितना होगा? सब अपने मन में आंसर रखो इस चीज़ का। 300 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि सेम जर्नी की बात चल रही है, ठीक है। पढ़ लो क्वेश्चन में, कहीं भी दूसरे डिस्टेंस की बात की है क्या। इट टेक 2 आवर लेस इन द जर्नी, उसी जर्नी की बात चल रही है। अच्छा, स्पीड क्या होगी? सब अपने मन में सोच के रखो भाई, स्पीड क्या होने वाली है इस केस के अंदर। हाँ जी, सोच लिया सबने? कितनी की है? इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड अब कितनी हो गई? x + 5 किलोमीटर पर आवर। सब अपने मन में सोचते चलो, साथ साथ करते चलो मेरे मन में, ठीक है। यहाँ से जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, होगा। तो वो हो जाएगा 300/x आवर। यहाँ टाइम क्या होगा? मन में सोचो फटाफट से। यहाँ टाइम जो होगा ये भी होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला तो सेम ही होता है। ये हो जाएगा 300/x + 5 आवर। इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। अब फटाफट मन में सोच लो कौन सा टाइम ज़्यादा होने वाला है। मैं लिखूंगा उससे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। सोच ले सबने माइंड में कि T1 ज़्यादा है कि T2 ज़्यादा है। ऑब्वियसली T1 ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है, ठीक है। हमने स्पीड को इंक्रीज़ किया है, तो ये स्पीड इंक्रीज़ हो गई। तो स्पीड इंक्रीज़ होगी तो टाइम कम होगा। तो आप लिख सकते हो इस चीज़ के अंदर, चाहो तो लिख भी देता हूँ मैं कि यहाँ पे आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया है। किया स्पीड को इंक्रीज़, इसका मतलब यहाँ पे टाइम क्या होगा? कम लगेगा। क्लियर? यानी कि आप सीधा सीधा बोल सकते हो इधर कि जो T1 टाइम है ये ज़्यादा था और T2 टाइम क्या है? कम है। ऐसी चीज़ें होती है याद करने की। याद करने की मतलब ये चीज़ होती है क्वेश्चन से फाइंड करके लिखने की एक जगह पे, जिससे कि हम मिस्टेक ना करें किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड थिंग, T1 ज़्यादा है T2 से, लेकिन कितना ज़्यादा है? कितना टाइम बाद में, कितना टाइम कम लगा आपको? 2 आवर। यानी दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 आवर का डिफरेंस है। तो आप लिख सकते हो कि T1 गिवन क्या है हमें? T1 - T2 = 2 आवर गिवन है। वैल्यू उठा के रख दो। T1 की वैल्यू कितनी है? 300/x। T2 की वैल्यू कितनी है? 300/x + 5 = 2। एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ फटाफट से इस चीज़ का, क्योंकि उसके बाद तो एक सोल्यूशन है कि ट्रेन कवर कर रही थी एक डिस्टेंस को। एक ट्रेन थी, यहाँ से यहाँ तक उसको जाना था, ठीक है। एक स्टेशन था A, एक स्टेशन था B। यहाँ से लेकर ट्रेन को यहाँ से जाना था, दोनों के बीच का डिस्टेंस था 300 किलोमीटर। किसी एक स्पीड x की स्पीड से जा रही थी, आराम से पहुँच जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इफ़ स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, उसने क्या करा? स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया थोड़ा सा, एक्सीलरेटर पर पैर दबा के। तो उससे क्या हुआ कि टाइम कम लगा, ठीक है। तो हमने दोनों केस सेपरेट लिए हैं। दोनों केस में तीनों क्वांटिटी मेन होती है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, वो निकाल लिया। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम निकाल लिया। उसके बाद फाइंड करो किसके बीच में रिलेशन गिवन है? टाइम के बीच में रिलेशन गिवन है कि सेकंड टाइम में टाइम कम लग रहा है, फर्स्ट में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। स्पीड इंक्रीज, टाइम डिक्रीज, राइट। T1 ज़्यादा है, T2 कम है। T1 में T2 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना डिफरेंस दिया हुआ है? 2 आवर का डिफरेंस दिया हुआ है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। कल मैंने आपको सॉल्यूशन के अंदर एक चीज़ बताई थी, इस तरीके से वैल्यू तो इसको कॉमन ले लिया करो। तो ये 300 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/x, क्योंकि 300 के मल्टीप्लाई में क्या होता है? एक्चुअल में 1 ही है, कुछ नहीं है। तो माइनस यहाँ क्या बच जाएगा? 1/x + 5 = 2।
समझ में आ रहा है ये वाली चीज़ें, ठीक है। ये हो जाएगा 300, एलसीएम यहाँ पे आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को, ये आपका एलसीएम हो गया। इसको x से डिवाइड करो, x से x हट गया, ठीक है, तो बचा x+5, वो x+5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x+5, x है भाई, हटेगा नहीं, ठीक है, समझाने के लिए हटा के दिखाया था। इसको पूरे को x+5 से डिवाइड करो, ये टर्म हट जाएगी, बचेगी ओनली x, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। अभी तो है भाई हमारे पास में, सिर्फ समझाने के लिए हटाया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब करते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ मेन यही है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपने ये निकाल लिया, ये तो वही चीज़ है, इक्वेशन बनाना और सोल्व करना, राइट। तो क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आते हैं, बस ये कि लैंग्वेज से आप इक्वेशन बना पाते हो नहीं बना पाते हो, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में आपका चालू होता है। हाँ जी, अब क्या होगा, 300 लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। ये x+5 माइनस x, तो x कट जाएगा, ठीक है, बचेगा ऊपर 5 अपॉन, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x को इससे मल्टीप्लाई किया x², x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x इक्वल टू 2, ठीक है। अब सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों ऊपर रहेंगे, अभी यहाँ पे ही है, तो 300 × 5 1500 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये चला जाएगा पूरा का पूरा ऊपर, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा x² + 5x, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे 2x² + 10x, और मैं इसको भी उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो गया माइनस का 1500 और यहाँ क्या बच गया 0, ठीक है, माइनस का 1500 और यहाँ क्या बच गया 0, राइट। उसके बाद में तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा नहीं बना सकता? आप चाहो तो इसके अंदर कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो बच्चा x² + 5x - 750 इक्वल टू 0। बात तो एक ही है, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 कट गया 0 से। अब बचा x² + 5x - 750 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो फटाफट से साइड में। तो देखो मेंटली कैसे करोगे, 750 को बोलो 75 × 10, और 75 का मतलब क्या होता है 3 5 5 5 5 25, 3 से 75, और मल्टीप्लाई में 10 था, उसको लिख सकते हैं 5 × 2, ठीक है। अब आप लिख लो इस चीज़ को, क्या बना सकते हो, इसका जो बन के आएगा, क्या बना सकते हैं इसका कॉम्बिनेशन, अगर बनाएंगे तो बनाओ कॉम्बिनेशन जरा। कॉम्बिनेशन बन जाएगा इसका, और कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इसका, बिल्कुल बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये रहा 5 3 = 15 और साथ में 2 को ले लो कंबाइन करके, तो 5 3 = 15, 2 = 30 और 5 5 = 25, राइट। तो ये हो जाएगा आपका x² + 30x - 25x और माइनस का 750 इक्वल टू 0, ठीक है। 30x - 25 5x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने से 25 3 × 75 ये आ रहा है। तो अब यहाँ से x कॉमन लो तो x + 30 और माइनस का 25 कॉमन ले लो तो x + 30 ही आएगा इक्वल टू 0, सेम है दोनों। तो आपका हो गया x + 30 और x - 25 इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट करो तो इफ़ x + 30 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू -30 नहीं लेंगे। रीज़न सोचो मन में, मैं बताता हूँ, अभी सोच के रखो x इक्वल टू -30 क्यों नहीं लेंगे। और इफ़ x इक्वल -25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 25 km/h इज़ दी ओरिजिनल स्पीड। ये क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज लिख लो यहाँ पे, स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ से इसको नहीं लेंगे। आई बात समझ में। तो आपका यहाँ पे जो स्पीड निकल के आया है वो है आपका 25 km/h, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, कल वाला टाइप का क्वेश्चन है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन में, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, ट्रेन का क्वेश्चन ही है और थोड़ा डिफरेंट है। तो ये आपकी ओरिजिनल स्पीड है भाई, 25 km/h, नोट कर लो, इसको हाईलाइट कर लो बॉक्स बना के। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन का ही है। ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 km/h एंड देन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 km एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 km/h मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड।
इफ़ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, एक ही जर्नी की बात चल रही है, अलग अलग स्पीड से कवर कर रही है उस जर्नी को, यानी उस जर्नी को उसने 2 पार्ट में ब्रेक किया। मैं समझाता हूँ आपको कहो क्या रहा है क्वेश्चन का मीनिंग, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्यूशन भी 50% समझ जाओगे। देखो हो क्या रहा है, एक ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, यहाँ तक गई, उसके बाद रिमेनिंग जर्नी ये है उसकी, यानी ट्रेन ने एक स्टेशन ए से चलना चालू किया बी तक और फिर सी स्टेशन तक। तो ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, तो लेट एवरेज स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो हो क्या रहा है, देखो ये डिस्टेंस उसने, कितना डिस्टेंस, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, यानी कि ट्रेन ने इस स्टेशन से चलना चालू किया और ये जो ए से बी का डिस्टेंस है 63 किलोमीटर, ये डिस्टेंस उसने x किलोमीटर पर आवर स्पीड से कवर किया और बी तक पहुंच गई। एक बार समझ लो, मैं फिर दोबारा क्वेश्चन रीड करके समझा दूंगा, ठीक है। तो ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, उसको हमने x मान लिया, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, इस 63 किलोमीटर के डिस्टेंस को उसने इस स्पीड से चला। समझ गए, यानी कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक मैंने पढ़ दिया है, ठीक है, कि ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से बी तक पहुँच गई है। उसके बाद एंड देन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, उसके बाद का जो डिस्टेंस था वो था 72 किलोमीटर, और उसको उसने चला एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन ओरिजिनल। तो इसकी जो न्यू स्पीड है, तो मैंने मान लेता हूँ कि लेट ओरिजिनल एवरेज स्पीड x किलोमीटर एंड न्यू स्पीड जो है इसकी वो स्पीड, यानी जो सेकंड केस बन रहा है न्यू स्पीड है, अभी लिखूंगा पूरा केस बाय केस, अभी मैंने आपको सिर्फ डायग्राम समझाया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है वो बता रहा हूँ अभी मैं। न्यू स्पीड है आपकी x+6, ऐसा नहीं मैं आपको रटवा दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा करो, उस टाइप क्वेश्चन में ऐसा करो, नहीं, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, हाँ जी। तो 6 किलोमीटर पर आवर मोर चला देन ओरिजिनल स्पीड इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी। इसका मतलब अगर यहाँ से लेके और यहाँ तक की टोटल जर्नी होगी और इस जर्नी को कंप्लीट करने में उसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 3 आवर, ठीक है। व्हाट इज़ दी ओरिजिनल एवरेज स्पीड, अब आपको समझ में आ गया। मैं सिर्फ डायग्राम को रीड करूँगा, फिर आप क्वेश्चन खुद रीड करके देखना कि भाई ट्रेन थी, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया उसने, 63 किलोमीटर चली, किस स्पीड से, एक एवरेज स्पीड किसी से भी, वो हमने x मान ली। फिर उसके बाद की 72 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी, ठीक है, उसको उसने चला है x+6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ठीक है। यानी ये पोर्शन x की स्पीड से 63 किलोमीटर का पोर्शन, 72 किलोमीटर का पोर्शन x+6 की स्पीड से चला है उसने। क्लियर है यहाँ तक। और टोटल जर्नी यानी ए से लेके सी तक की जो टोटल जर्नी है, यानी 63 किलोमीटर प्लस 72 किलोमीटर टोटल जर्नी है, उसको कवर करने में उसको टाइम लगा 3 आवर का। आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं रीडिंग मार रहा हूँ फटाफट, 1 मिनट में आप लिंक कर लोगे अपने आप को। ट्रेन ट्रेवल, आपके मन में अब डायग्राम घूमना चाहिए। देखो जब मैं ये समझा रहा था आपके मन में क्वेश्चन चलना चाहिए था, अच्छा ऐसा ऐसा था। अब मैं ये रीड करूँगा, आपके मन में डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। तब इससे क्रॉस चेकिंग होती है, हम मिस्टेक नहीं करेंगे। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, इस इन्फॉर्मेशन को रीड करके अगर आपने ये लिखा है ना, ये अगर आपने करेक्ट बना लिया तो अब आप बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो पेपर में, इतना टाइम नहीं तो हमारे बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मैच करनी चाहिए। ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर, देन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर, राइट, देन इट्स ओरिजिनल स्पीड इफ़ इट टेक 3 आवर टू कंप्लीट टोटल जर्नी, व्हाट इज़ द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। हो गया। अब मुझे बताओ कि फ्रॉम A टू B, इस A टू B के अंदर क्या हो रहा है, डिस्टेंस कितना है 63 किलोमीटर, हमें तो वही 3 चीज़ चाहिए, राइट। स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, राइट। तो टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही चल रहा है, वही केस बना रहे हो। पहला केस मतलब A से B का, थोड़ा डिफरेंट वे में है पहले वाले से, लेकिन वही है, चाहिए वही 3 चीज़ें, ठीक है। पहला केस मतलब A टू B, इसमें डिस्टेंस 63, स्पीड x, टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू 63 अपॉन x,
आवर। इधर की बात चलते हैं कि फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी डिस्टेंस, सोचो, मन में सोचते रहो, बोलते रहो मेरे साथ साथ, अभी बैठ के पढ़ रहा था, बोलते रहा करो। देखो कभी भी ऑनलाइन पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि टीचर जो सामने पढ़ा के कुछ बोलता है, ठीक है, अगर आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी ट्राई करा करो। जैसे पूछता हूँ ना, हाँ भाई ये कितना होगा, तो आप वहाँ पे बोलो बैठे बैठे, ठीक है। अच्छा बताओ स्पीड कितनी होगी, बोला सबने जोर से, x+6, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से अगर आप बोलने लग गए ना तो फिर आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आने लग जाएगा। उसके बाद में टाइम क्या होगा, सब बोलो क्या होगा टाइम, क्या फॉर्मूला टाइम का बोला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या बन जाएगा 72 अपॉन क्या बोलो, x+6 आवर। दोनों केस अलग अलग निकाल लिए, दोनों पार्ट अलग अलग निकाल के बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यानी हमने जो जर्नी को था क्वेश्चन में उसको दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ था, राइट। अब हमें गिवन है कि टोटल टाइम, अब आप मुझे एक बताओ टोटल टाइम 3 आवर का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा, यही है टोटल टाइम का मतलब। यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर यहाँ से ए से बी जाने में अगर टाइम t1 लगा होगा और बी से सी जाने में टाइम t2 लगा होगा, तो आप बोल सकते हो जो टोटल टाइम t लगा वो हो गया t1 प्लस t2। ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम मिलके टोटल टाइम बन रहा है। ऐसा ही होगा, हो सकता है कि 1 आवर इसमें लगे हों, 2 आवर इसमें लगे हों, 2 आवर इसमें लगे हों, 1 आवर इसमें, कुछ भी लगाओ लेकिन टोटल टाइम मिला के 3 आवर बन रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पे t इक्वल टू t1 प्लस t2 है, तो उठा के रख दो भाई इस चीज़ के अंदर। तो ये t1 मान लेते हैं और ये t2 मान लेते हैं, राइट। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है जो टोटल टाइम t है वो है t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। क्लियर, क्या मैं इरेज कर दूँ डायग्राम को, अब तो आ गया हमारे पास में, इक्वेशन है, वैल्यू रखनी है, कर देंगे सॉल्व, ठीक है। तो बेटा अगर लिंक करना है इन चीज़ों को, आपको सच में मज़ा आने लग जाएगा इस चीज़ों को करते करते। बस आप तो फॉलो करते रहो कुछ दिन। अभी तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, जब मैं कंसेप्ट बताऊंगा ना, और कंसेप्ट के साथ में एग्जाम्पल या एनसीईआरटी क्वेश्चन या और क्वेश्चन आर डी शर्मा वगैरह के होंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, t मतलब 3 आवर, उसको राइट साइड रखेंगे, तो t1 प्लस t2, क्योंकि x सब वेरिएबल हमें x लेफ्ट साइड में अच्छा लगता है, ठीक है। t1 मतलब 63 अपॉन x प्लस t2 मतलब 72 अपॉन x+6 इक्वल टू t मतलब 3 आवर। एक सिंगल वेरिएबल x से इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कुछ कॉमन, ले तो सकते हैं कॉमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही बात है कि क्या लोगे, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, कोई मतलब नहीं कॉमन लेने का, पूरा पूरा तो कॉमन आ नहीं रहा, बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, x मल्टीप्लाई x+6 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, ओके। इक्वल टू 3 बैठा हुआ है, बैठा रहने दो, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस पूरे को जब x से डिवाइड करोगे तो ये x हट जाएगा, तो x+6 बचेगा, वो x+6 63 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैंने कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेम नंबर नहीं था, फालतू में कॉमन लेंगे, पूरा पूरा तो कॉमन आएगा भी नहीं, कुछ ना कुछ तो बचेगा, फिर क्या फ़ायदा लेने का। 63 मल्टीप्लाई में x+6, अब साथ साथ बोलते रहो इस चीज़ को, प्लस क्या आने वाला है, इस पूरे को x+6 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, ओनली x। बोल रहे नहीं बोल रहे, बोलना है साथ में। इस x को 72 से मल्टीप्लाई करो, 72x। क्लियर, अब सोचो आगे का क्या होने वाला है। और बेटा अगर क्वेश्चन इस तरीके से समझ में आने लग जाए ना, धड़ाधड़ अपने साथ साथ सोल्व करते रहा करो, एक स्टेप आगे सोल्व कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर लगे कि गलत जा रहे हैं तो पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके सुन लो, ठीक है। अब देखो इसको जो क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, 63 मल्टीप्लाई x हो जाएगा 63x प्लस 63 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 3 जा 18 का 8, 1 6 जा 36 1 37 प्लस 72x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, ये पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, x मल्टीप्लाई x हो जाएगा x² और प्लस का 6x। क्लियर, तो इधर अगर अपन देखें एक साइड में ले लेते हैं सारी चीज़ों को, तो इधर तो 0 छोड़ देते हैं, सब कुछ उधर लेके जाते हैं, तो 3x² हो गया, 3 मल्टीप्लाई 6, राइट। उसके बाद देखो ये 63x और ये 72x ऐड होगा, कितना हो जाएगा बताओ, हाँ जी 60 70 130 135 माइनस का 135x और माइनस का 378 इक्वल टू 0।
हाँ जी, तो ये क्या हो गया अपना, देखो 3x² 18 और ये हो गया माइनस का 135। तो देखो अगर 18 36 होता है ओके, तो हो जाएगा माइनस का 117x और माइनस का 378 इक्वल टू, ये हटा दो जीरो यहाँ से, जीरो हमने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। सबको उधर लेके इधर जीरो बच गया, अब इसको उठा के यहाँ ले लिया, उधर जीरो रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 3 कॉमन आ रहा है, x² माइनस 3 3 जा 9 2 3 9 जा 27 x 3 1 जा 3 2 जा 3 6 जा 3 कट गया, तो ये इक्वेशन बची। अब देखो 126 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 263, ठीक है, 2 से डिवाइड करने में 63 आएगा, एलसीएम वाले मेथड से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से आएगा 63, फिर 3 करोगे 21, फिर 3 करोगे 7 और 7। तो अब देखो सुनो इसके अंदर, हाँ जी 7 3 जा 21 2 जा 42 और एक 3, 42 और 3 39 हो जाएगा, x² माइनस का 42x प्लस का 3x, देखो माइनस 42 और प्लस 3 मिलके माइनस का 39 बन रहा है, और 42 7 3 जा 21 2 जा 42 और 3 यहाँ से बन गए थे। यानी आपको कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो, राइट। मैं एक क्लास स्पेशल ले लूँगा जिसके अंदर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट पूरा डिटेल में प्लस माइनस में कैसे होता है वो सारा भी डाल दूंगा। यानी मेथड वाले जब क्लास आएगी ना तब पूरा डिटेल में बताऊँगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का अच्छे तरीके से अप्लाई कैसे करना है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे करना है, सब बताऊँगा, ठीक है। -126, आप तो बस समझे करके पढ़ते रहो इस चीज़ को। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह आपको पसंद आ रहा है तो आपके फ्रेंड्स में कहीं पे भी रिलेटिव में कोई भी अगर हो 10th क्लास के अंदर या 7 to 10th भी कहीं भी हो तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो ये वाली चीज़। x कॉमन लिया तो x - 42 प्लस का 3 कॉमन लिया तो x - 42 इक्वल टू 0, सेम आ रहा है। तो x - 42 हो जाएगा और यहाँ से x + 3 बचेगा, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, व्हेन x - 42 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 42 और वो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने स्पीड मानी थी। और जब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, थोड़ा सा इंक खत्म हो गई अभी चेंज कर लूँगा, तो x + 3 इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू -3 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, लिख देना यहाँ पे, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट मीन्स ओरिजिनल स्पीड इज़ 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बेटा थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, समझना इंपॉर्टेंट है, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे को आपको समझाने के लिए 1 घंटा भी लेना पड़े ना, मैं रेडी हूँ लेने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको बैठ के पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, कंसेप्ट को, ताकि इन क्वेश्चन को दोबारा देखने की रिक्वायरमेंट ना हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता चुका ऑलरेडी कि लेक्चर नंबर ऊपर ज़रूर डाला करो, क्योंकि अगर आज आपने पढ़ते टाइम लेक्चर नंबर डाला है जो कि 6th लेक्चर होने वाला है ये, ठीक है, आपको जो कल मिल जाएगा, तो उस लेक्चर के अंदर आप ये होगा कि जब आप रिवीजन स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई सेकंड में, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि उस टाइम तो समझ में आ गया था, आज कैसे है मुझे याद नहीं आ रहा, तो क्या करना है, फटाफट देखो कौन सा लेक्चर है, अच्छा लेक्चर 6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट यूट्यूब पे गए, चैनल के अंदर गए, प्लेलिस्ट में लेक्चर 6 को ओपन किया, आपको पता है 2nd नंबर का क्वेश्चन है लेक्चर 6 में, आगे फटाफट स्क्रॉल डाउन किया, 2nd क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन चल रहा है, वहाँ से लेके सुन लिया आपने, 10-15 मिनट लगेंगे सुनने के लिए, मतलब पूरा, और आपको क्वेश्चन दोबारा क्लियर हो जाए। इसलिए लेक्चर नंबर ज़रूर डाल देना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऑल द बेस्ट।